फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुके हैं और हम फेस्टिव सीजन में कुछ ना कुछ लेते ही हैं। अगर इस फेस्टिवल में अगर आपको अपना एक डेस्कटॉप लेना है, बट आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि डेस्कटॉप किस टाइप से ले, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे तो 20,000 से लेकर 2 लाख तक के आपको डेस्कटॉप देखने को मिलेंगे। आपको समझ में नहीं आता कि मेरे काम के हिसाब से कौन सा डेस्कटॉप लेना चाहिए, रैम मैं कितना लूँ, प्रोसेसर मैं कौन सा लूँ। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप डेस्कटॉप लेने का सोच रहे हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो हो सकता है कि आपको ये सारे पॉइंट्स पता हों, बट अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ये वीडियो पूरा देखिए और इजीली आपको समझ में आ सकेगा कि आपको डेस्कटॉप लेने से पहले कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है और आपके लिए कौन सा डेस्कटॉप अच्छा रहेगा। तो कौन कौन सही है पॉइंट, चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। तो जब आप डेस्कटॉप लेने जाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है या अपना माइंड मेकअप करना है कि आपको असेंबल पीसी लेना है या ब्रांडेड पीसी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ब्रांडेड पीसी जैसे आपको मालूम होगा मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड के पीसी मिलते हैं। HP हो गया, असूस हो गया, लेनोवो हो गया और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इनके आपके फिक्स्ड आपको पैटर्न के आपके कंप्यूटर मिलेंगे, उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे और ले लेंगे। ये होते हैं ब्रांडेड पीसी। असेंबल्ड पीसी क्या होता है कि आप अपना कॉन्फ़िगरेशन खुद से सेट करेंगे, उस अकॉर्डिंगली आप पार्ट्स लेंगे और फिर खुद से या फिर किसी के आसपास के कंप्यूटर शॉप में जाकर उसे असेंबल करवा लेंगे, सेटअप करा लेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया आपका ब्रांडेड और असेंबल्ड में। अब ये तो हो गया डेफिनेशन, पर बेसिकली इसमें डिफरेंस होता क्या है? तो अगर आप ब्रांडेड पीसी की बात करें तो देखिए किसी भी आप ब्रांड में जाएंगे तो उसका 2, 4, 6 या 10 मॉडल को वहाँ पर दिया हुआ है जो कि प्री बिल्ट है, मतलब वहाँ पर ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन का फिक्स है। बट कोई ज़रूरी नहीं कि आपके काम के हिसाब से भी स्पेसिफिकेशन बेस्ट हो। बट वहीं जब आप असेंबल कराएंगे तो आप अपने काम के हिसाब से चीज़ों को सेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको रैम ज़्यादा चाहिए तो आप रैम बढ़वा लीजिए। रैम की रिक्वायरमेंट आपको उतनी नहीं है तो 8 GB मत लीजिए, 4 GB ले लीजिए। स्टोरेज आपको ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आप स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। प्राइस वही रहेगा क्योंकि आपने रैम कम कर दिया बट आपका स्टोरेज बढ़ गया। प्रोसेसर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ग्राफिक्स कार्ड की अगर आपको ज़रूरत है तो आप लगाइए, नहीं ज़रूरत है तो मत लगाइए। इन फ्यूचर भी लगा सकते हैं। तो ये सब प्लस पॉइंट हो जाते हैं आपके असेंबल की। तो सबसे पहले तो आपको माइंड मेकअप ये करना है कि आपको ब्रांडेड के साथ जाना है या आपको असेंबल कराना है। हाँ, इस बारे में एक मेन पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ कि जब आप असेंबल पीसी लेंगे तो आपको सारे पार्ट्स की वारंटी तो आपको मिलेगी ही, बट वो वारंटी को आपको खुद से क्लेम करना पड़ेगा। मतलब आपको खुद ही सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है असेंबल पीसी के साथ। और वही जब आप ब्रांड का कंप्यूटर लेंगे तो उसके साथ आपको एक वारंटी मिलता है, गारंटी मिलता है 1 साल का या 3 साल का, डिपेंडिंग की कंपनी कौन से ले रहे हैं, मॉडल कौन सा ले रहे हैं। तो उस ड्यूरेशन में अगर आपका कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप सीधा कंपनी में उसको दे दीजिए, कंपनी आपको उसको ठीक करके या रिप्लेस करके आपको दे देगी। तो यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट है आपका ब्रांडेड पीसी के साथ। लेकिन ब्रांडेड पीसी का प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे असेंबल पीसी और ब्रांडेड पीसी सेम स्पेसिफिकेशन में, तो जब ब्रांडेड पीसी है वो आपको 20 से 25% ईजिली आपको महंगा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा पॉइंट ज़्यादा मैटर करता है। अगर प्राइसिंग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप असेंबल पीसी के साथ साथ जा सकते हैं, और अगर आपको सर्विस वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना है तो फिर आप ब्रांडेड पीसी भी ले सकते हैं। तो ये तो सबसे मेन पॉइंट हो गया कि आपको असेंबल्ड पीसी लेना है या ब्रांडेड पीसी। अब बात कर लेते हैं आपके बजट की। तो सबसे पहले एक टेंटेटिव बजट आप सेट कर लीजिए। ये नहीं कि उसी बजट में एग्जैक्टली आपका एक डेस्कटॉप आ जाएगा, बट उसके आसपास में आपको एक डेस्कटॉप लेना है, क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे तो इतने वेरिएशंस हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 20,000 से लेकर 2 लाख तक का डेस्कटॉप आपको ईजिली मिल जाएगा। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि 20,000 या 25,000 के बीच में मेरे को एक डेस्कटॉप लेना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि आपको स्पेसिफिकेशन कौन सा लेना है। तो सबसे पहले आप एक पेपर लीजिए और नोट डाउन कीजिए कि आप उसमें क्या काम करना चाहते हैं या आप उसमें क्या काम करेंगे। और सिर्फ आज नहीं, आने वाले 2-3 साल तक आप उसमें क्या काम करेंगे या क्या काम कर सकते हैं। देखिए, एक बार आपका जब वर्क डिसाइड हो जाएगा उसी के हिसाब से स्पेसिफिकेशन बनता है, क्योंकि हर काम के लिए आपको अलग अलग स्पेसिफिकेशन लगेगा। अलग अलग टाइप के प्रोसेसर लगेंगे, अलग अलग टाइप का रैम लगेगा। मतलब रैम कितना लेना है वो भी उसी से डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले अपना वर्क देख लीजिए, उसके बाद फिर आप अलग अलग वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा आपके वर्क के हिसाब से आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है। हालांकि इस वीडियो में भी मैं आपको इस बारे में हेल्प कर दूंगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका काम क्या है उस पीसी पे। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन। तो देखिए, कोई भी कंप्यूटर की जान क्या है, उसका प्रोसेसर। तो सबसे पहले आपको कौन सा प्रोसेसर सेलेक्ट करना है। तो देखिए, अगर आपका बिल्कुल बेसिक सा वर्क है, मतलब कॉमन सा आपका स्कूल का वर्क है, या फिर आपको टैली, पावर पॉइंट इस टाइप का काम करना है, तो आप डुअल कोर वाला प्रोसेसर लेंगे तो भी चलेगा। देखिए, हंसने की बात नहीं है, मैं बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ। ग्राउंड रियलिटी यही है कि डुअल कोर प्रोसेसर भी ठीक ठाक काम आपका हो सकता है, बशर्ते है कि आपका बिल्कुल बेसिक वर्क होना चाहिए।
रैम की बात करें तो 4 GB तो मैंडेटरी है, तो 4 GB का रैम आपको लेना ही है। 500 GB का आप HDD ले सकते हैं अगर आपका बजट टाइट है। तो इस स्पेसिफिकेशन के साथ आप जनरली आप अपना एक पीसी बना सकते हैं अगर आपका बेसिक वर्क है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हाई एंड काम की, मतलब आपका कोई ऑफिस वर्क इस टाइप का है कि थोड़ा ज़्यादा है, या फिर प्रोजेक्ट्स आपको बनाने पड़ते हैं स्कूल कॉलेज के, इस टाइप का अगर काम है तो आप i3 प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं। i3 प्रोसेसर में आपका काम आराम से चल जाएगा। और देखिए i3 i5 ये तो बात की बात है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जनरेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ आप कोशिश कीजिए कि जनरेशन लेटेस्ट से लेटेस्ट लीजिए। एकदम लेटेस्ट जनरेशन अगर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा है तो उससे एक आध जनरेशन पीछे आप ले सकते हैं, पर ये नहीं कि आप i3 सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन ले लेंगे, वहाँ पर परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि थोड़ा आप कैजुअल गेमिंग करते हैं या फिर आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो i3 में भी काम चल जाएगा, बट वहाँ पर आप i5 ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। i5 के साथ आप वहाँ पर जा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको इंटेल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सेम आप राइजन के साथ भी जा सकते हैं, राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, आप उसी हिसाब से उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने कोई पर्टिकुलर आपको यहाँ पर ब्रांड नहीं बता रहा हूँ, आप इजीली यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको किस टाइप का आपको प्रोसेसर लेना है। तो अब बात कर लेते हैं कि रैम। तो देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि 4 GB रैम जो है वो तो मैंडेटरी है, उससे कम तो आपको नहीं चलेगा। जनरल वर्क आपका है, फ्यूचरिस्टिक आप पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो 8 GB का रैम आज ही लगा लीजिए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर आपको गेमिंग करना है या फिर एनिमेशन का काम है, इस टाइप का काम है, तो वहाँ पर आपको 16 GB का रैम रिक्वायरमेंट है ही, मिनिमम आपको 16 GB का रैम वहाँ पर चाहिए ही चाहिए। हाँ, रैम के साथ एक पॉइंट और ये बोल सकते हैं कि अगर आज बजट आपका टाइट है तो आप आज 4 GB का रैम ले लीजिए, इन फ्यूचर उसको 8 GB या 16 GB तक उसको आप बढ़ा सकते हैं। आप ये देख लीजिएगा कि मदरबोर्ड उसको सपोर्ट करता कि नहीं, कितना स्लॉट है। तो मदरबोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब आप अपना एक डेस्कटॉप को लेते हैं या फिर असेंबल करते हैं। ये भी एक डिफरेंस हो जाता है जब आप ब्रांडेड पीसी और असेंबल पीसी को देखते हैं, क्योंकि हो सकता है ब्रांडेड पीसी किसी पर्टिकुलर टाइप का आपको मदरबोर्ड दे रहा है जिनका उसके टाई अप है, पर आपको किसी और कंपनी का मदरबोर्ड चाहिए, क्योंकि देखिए मदरबोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जितने भी पार्ट्स हैं सब आपके लगेंगे कहाँ, मदरबोर्ड में ही, तो वो कितना स्लॉट दे रहा है ये सब चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए, क्योंकि मदरबोर्ड आपको सपोर्ट करता है तो रैम आप उसको आराम से इन फ्यूचर एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्टोरेज की। तो देखिए आज आप किसी भी वर्क के हिसाब से पीसी बना रहे हैं, आपको एसएसडी तो मस्ट है, एसएसडी आपको लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये देख लीजिए कि एसएसडी आप कितना ले सकते हैं, तो आप 256 GB का एसएसडी ले लीजिए। अगर बजट आपको उतना भी नहीं है तो फिर आप एक काम करिए, 128 GB का एसएसडी लीजिए और 500 GB का आप एचडीडी ले लीजिए। बजट आपको थोड़ा ठीक ठाक है तो 256 GB का एसएसडी ले सकते हैं और 1 TB का एचडीडी ले सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं और फास्ट कंप्यूटर चाहिए तो आप 512 GB का एसएसडी लगा लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। पर कोशिश कीजिए कि एसएसडी आपके कंप्यूटर में होना ही चाहिए, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, आपका कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं, शुरू में जब 1.5 साल 2 साल 3 साल के बाद जब कंप्यूटर को स्लो होगा और अगर आपके कंप्यूटर में एसएसडी लगा है तो कंपैरेटिवली आपका कंप्यूटर फास्ट वर्क करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कंप्यूटर के साथ। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन कि सर मुझे ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए कि नहीं, ग्राफिक्स कार्ड तो इतना एक्सपेंसिव है सर, मेरा बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए ग्राफिक्स कार्ड आपके वर्क के हिसाब से ज़रूरत है कि नहीं। ग्राफिक्स कार्ड आपको हर पीसी में ज़रूरत है ही नहीं। आपका काम है नॉर्मल टेली या पावर पॉइंट का, तो आप ग्राफिक्स कार्ड क्या करेंगे। ग्राफिक्स कार्ड काम आता है गेमिंग में या फिर एडिटिंग में, वीडियो एडिटिंग आप कर रहे हैं, फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, एनिमेशन में काम कर रहे हैं, ग्राफिक्स की काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत है। उसके अलावा आपका कोई वर्क है, आपका नॉर्मल ऑफिस वर्क है या आप एक स्टूडेंट हैं या कैजुअल आपको सोशल मीडिया चलाना है, मूवीज़ देखना है, वहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अननेसेसरी आप छोटा ग्राफिक्स कार्ड लेंगे, लगा लेंगे सिर्फ ये जानने के लिए कि मेरे कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड है, कोई भी यूज़ नहीं है। क्योंकि नॉर्मल से नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड भी आप लेंगे तो 7-8 हज़ार रुपये का आएगा, और अगर आप उसका यूज़ ही नहीं है तो उससे बेटर है कि आप उसको प्रोसेसर में लगा लीजिए या आप रैम एक्सटेंड कर लीजिए, स्टोरेज एक्सटेंड कर लीजिए, जो डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में आपको वो यूज़ होगा। ग्राफिक्स कार्ड का आप काम कर ही नहीं रहे हैं तो उसका ज़रूरत क्या। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप गेमिंग करते हैं, हाई एंड गेमिंग करते हैं, चलिए कैजुअल गेमिंग करते हैं, तो वहाँ पर आप ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। एनिमेशन वर्क है, ऑटोकैड का काम है, इस टाइप का काम है, पावर पॉइंट का काम है,
वीडियो एडिटिंग करते हैं, रेंडरिंग करते हैं, तो ग्राफिक्स कार्ड आपको ज़रूरत है। अदरवाइज़ बिल्कुल भी इस चक्कर में मत पड़िए, ग्राफिक्स कार्ड आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आप नॉर्मल स्पेसिफिकेशन से अपना कंप्यूटर बनाइए, काम बहुत अच्छा हो जाएगा। इन फ्यूचर मान लीजिए आपको इस टाइप का काम करना है तो ग्राफिक्स कार्ड एडिशनल आप ऐड कर सकते हैं, तब अलग से ग्राफिक्स कार्ड लेंगे तो आपको उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा। आज 30-35 हज़ार में आप अपना पीसी बिल्ड कर लीजिए, कल 10 हज़ार का ग्राफिक्स कार्ड ले लीजिएगा, उसको बिल्ड कर दीजिएगा, तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ कि ग्राफिक्स कार्ड सबको बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत, इस भ्रम में मत पड़िए। एक मार्केट में गिमिक बना हुआ है कि ग्राफिक्स कार्ड के बिना तो कंप्यूटर का कोई वैल्यू है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, कंप्यूटर के बारे में तो और भी बहुत सारी बात कर सकते हैं, ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। पर जो बेसिक पॉइंट है, जो बेसिक चीज़ आपको ध्यान से रहना चाहिए कंप्यूटर लेने टाइम, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया या आपके मन में क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपका हेल्प भी कर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक कंप्यूटर आपको अगर लेना है तो उनमें किन किन पॉइंट्स को आपको देखना है, क्या क्या आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है।